जय हिंद बच्चों, मैं आ गया हूं आप सभी के लिए इस सीरीज़ की पहले वीडियो लेके, जहां हम डे 1, डे 2, डे 3 एंड साइमल्टेनियसली जितने भी डेज हमारे आते हैं एग्जाम से पहले, उन सभी डेज के अंदर हम फटाफट 5 डेली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल आपके लिए, राइट द नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। होमोलॉग आप लोगों को बताना चाहिए, होमो मतलब सेम फैमिली के, एक ही जैसे कैरेक्टरिस्टिक दिखाने वाले। और होमोलोगस सीरीज जो हम क्लास 10 के अंदर पढ़ते हैं उसमें बहुत ही बेसिक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि होमोलॉग वो होते हैं जिनमें CH2 का डिफरेंस होता है या फिर जिनका जो मास है वो 14 से डिफर करता है। तो इस सवाल को करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने इस वाले कंपाउंड पे शांति से CH2 को ऐड कर देना है। एक C ऐड करेंगे तो बनेगा C3 और 2 ऐड करेंगे वो बनेगा C3H6। कहीं ना कहीं C2H4 ये इथीन था और अब ये प्रोपीन बन गया है ना। चलिए, ये तो होगी पहली चीज। सिर्फ प्रोपीन नहीं बोलना बेटा, इसको कभी भी ये नहीं कि सिर्फ प्रोपीन बोल रहे हो, ये साइक्लोप्रोपेन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए अभी नाम नहीं देना है, बस ये होमोलॉग हो गया। इसका होमोलॉग, इसमें क्या ऐड करेंगे हम, CH2, एक C करते ही C5 हो जाएगा और ये हो जाएगा C5H8। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को दोनों ये कंपाउंड, इनके नाम नहीं लिखने, देखिए नाम लिखने के लिए बोला नहीं है तो नाम अपने लिखने भी नहीं है, क्योंकि इसके दो नाम हो सकते हैं। या तो आप इसको साइक्लोप्रोपेन बोल सकते हैं या आप इसे प्रोपीन बोल सकते हैं। हाँ, इसका तो एक ही नाम होगा, इसे आप पेंटाइन ही बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक है। ये देखिए, ये जो हमारा अगला सवाल है, अगर इसे आप देखें, इसमें आप लोगों को ये रिएक्शन कंप्लीट करनी है, ठीक है, और फिर आपने इसे बैलेंस भी करना है, ठीक है। अब देखिए, जब मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा तो आप देखिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मतलब आप पहले पहचानिए कि ये प्रॉपर्टी है कौन सी। एक मिनट जरा मैं इसका कलर सही कर दूं, ठीक है। चलो अब बताओ, कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन विद फॉलोइंग इक्वेशन एंड बैलेंस देम, ठीक है। आपने से बैलेंस करना है। देखिए ये मेटल है और ये एसिड है, तो ये बड़ी ही फेमस केमिकल प्रॉपर्टी है जहां पर मेटल जो होता है वो एसिड से रिएक्ट करता है ना। तो यहाँ पर जो बनने वाला है एक बनेगा सॉल्ट, और सॉल्ट बनेगा AlCl3 और साथ में गैस निकलेगी H2। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ तिकड़ा तो लगाना पड़ेगा। पहले तो ये 2 है तो इसे आप यहाँ पर 2 करेंगे, तो 2 तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि 2 और 3 का जो एलसीएम होता है वो होता है 6। क्या होता है? 6। तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप क्या करिए, इसको करिए सीधा सीधा 6, ठीक है। ये 6 होते ही Cl6 हो गए, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये 2 होते ही आपका एल्यूमिनियम भी हो जाएगा 2, और यहाँ आपका हाइड्रोजन हो जाएगा 3। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी सारी जो रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है ना। तो बेटा ये कैसे पकड़ते हैं, ये 3 2 3 2 1 भैया कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर सारा खेल एलसीएम का है और थोड़ी सी प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए थोड़ा तेज चलेंगे, ये सिखाने वाली बात नहीं है। मैग्नीशियम HNO3। अब आमतौर पे बच्चों के मन में एक डाउट आएगा कि कहीं ये एक्सेप्शन तो नहीं है कि भाई ये जो मैग्नीशियम है ये HNO3 से रिएक्ट कर रहा है, कहीं ये वो एक्सेप्शन तो नहीं है जहां पर नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन नहीं पैदा होने देता। यस, लेकिन ये एक्सेप्शन के ऊपर एक्सेप्शन है। देखिए दो ऐसे मेटल थे जो मजबूर करते हैं, मैग्नीज और मैग्नीशियम, तो ये अपना काम करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस एज यूजुअल निकलने वाली है, मैग्नीशियम का सॉल्ट बनने वाला है, ये बनेगा मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, तो यहाँ पर आएगा नाइट्रेट का होल ट्वाइस। अब आप इसे बैलेंस कर सकते हैं, पूरा का नाइट्रेट से बैलेंस करें। यहाँ पर नाइट्रेट कितना है 1, यहाँ पर नाइट्रेट कितना है 2, सीधा लगा दे 2, इसके 2 लगाते ही हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गए। तो रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस, मैग्नीशियम का 1, मैग्नीशियम का 1, नाइट्रेट पूरे के पूरे 2, नाइट्रेट पूरे के पूरे 2, और हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी लगा लेंगे। तो चलता हूं अगले सवाल पर। हमारा जो अगला सवाल है वो है, ये लीजिए, ये अगला सवाल, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है लगता है न्यूमेरिकल, लेकिन ये सवाल है थ्योरी का, ठीक है। आ जाओ इस सवाल पे आ जाओ। ये सवाल आपसे कह रहा है भाई, हाँ ये कह रहा है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ स्फेरिकल मिरर। एक स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर 2 ही टाइप के होते हैं, या तो आपके लिए कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स। मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, इसका मतलब कॉन्वेक्स नहीं हो सकता, वो कॉनकेव ही है। इज प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर इज -3, लिस्ट द 4 इंफॉर्मेशन यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द मिरर इमेज। आप इससे क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? सबसे पहला तो बेटा मैग्निफिकेशन जो है वो -3 है। -3 का मतलब पहला पॉइंट, सिंस द मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, तो पहली इंफॉर्मेशन वी कैन कंक्लूड इज द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि नेगेटिव तभी होता है जब इमेज रियल और इन्वर्ट होती है। दूसरा हम ये निकाल सकते हैं कि ये जो मिरर है ये हमारा कॉनकेव यानी कि कन्वर्जिंग मिरर है। मैं थोड़ा तेज चलूंगा, कन्वर्जिंग मिरर है। तीसरा हम ये निकाल सकते हैं यहां से, सिंस द मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से बड़ा है, साइन मत देखिए, साइन तो सिर्फ नेचर दिखा रहा है, 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब size of image is greater
देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मुझे लगता है कि ये 3 कंक्लूजन तो बेसिक आप निकाल ही सकते हो, क्योंकि बेटा ये सवाल जो है ये 2 नंबर का आया हुआ है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर ये 3 कंक्लूजन निकाल सकते हैं। किसी को इसमें कोई दिक्कत है क्या, बोलो यार। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब आते हैं अपने तीसरे सवाल के ऊपर। अपने तीसरे सवाल पे हम आते हैं। ये कह रहा है भाई व्हाई इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड। नॉर्मल का सवाल है, व्हाई इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड, why is the maximum concentration of pesticides found in human beings। चलिए बताइए मुझे क्यों होता है ऐसा बेटा ह्यूमन बींग्स में सबसे ज्यादा। हाँ, इसका तो बड़ा सिंपल सा रीजन है, आप सभी को पता है। एक टर्म होती है बेटा, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। या आप लोगों ने सभी में इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, जैसे ग्रास थी, ग्रास खाई डियर ने और डियर को खाया लायन ने। अब मान लिया ग्रास में कोई थे पेस्टिसाइड, तो वो डियर की बॉडी बड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें जाके उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। टाइगर की या लायन की बॉडी और कॉम्प्लेक्स है, तो वहाँ पर जाके पेस्टिसाइड का कंसंट्रेशन और बढ़ जाएगा। तो लेवल बाय लेवल जैसे एनिमल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, उसकी बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, वैसे ही जो हार्मफुल सब्सटेंस जो फूड चेन के अंदर एंटर कर गया है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है। ठीक है, तो पेस्टिसाइड भी एक हार्मफुल सब्सटेंस ही है अगर देखा जाए तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो इसका आंसर आपने देना है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग ये सवाल लगा पाएंगे। अब आते हैं अपने बिल्कुल आखिरी सवाल पे। एक बार फिर से मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर दूं। चलिए, ये जो सवाल है ये कह रहा है रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, गिव 3 रीजंस। आपको सिर्फ 3 रीजन देने हैं बेटा। देखो, सबसे पहला रीजन लिख तो आप सकते हैं। सबसे पहला रीजन, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस विच मेंटेन्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। सबसे पहला तो ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ मेंटेन करता है, सबसे पहला। दूसरा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटीरियल। आप सभी को पता होगा कि जेनेटिक मटीरियल्स भी रिप्रोडक्शन से ट्रांसफर होते हैं। थर्ड, इट इज रिस्पॉन्सिबल, इसमें मेनली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ बोलिए जल्दी, फॉर ट्रांसफर ऑफ वेरिएशन ट्रांसफर करता है, विच इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। जो एवोल्यूशन का बेसिस आप देख रहे हैं, माना जैसे धीरे धीरे करके पहले बोलते हैं, पहले होमोसेपियंस, उससे ड्राइव हुई, फिर धीरे धीरे चीज़ें करके इवॉल्व हो रही हैं, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत थोड़ा करके वेरिएशन आगे ट्रांसफर होता रहता है और उससे फिर नई स्पीशीज पैदा होती हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन ट्रांसफर होते हैं, विच इज़ द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के ये 5 सवाल समझ आए होंगे। अब मिलेंगे हम कल, जो होने वाला है हमारा डे 2। मैं आपको सवाल पहले ही ग्रुप में भेज दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। पढ़ते रहिए, आपका जो भी सब्जेक्ट है डेली आइए, शाम को 10 मिनट वीडियो देखिए और 5 क्वेश्चन रिवाइज कीजिए।